हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोनिल की बॉन्डिंग कैसे होती है और कुछ कार्बोनिल के स्ट्रक्चर देखे थे। अब इस लेक्चर में हम सिंथेसिस देखेंगे और कार्बोनिल के कंपाउंड्स की रिएक्शन देखेंगे। पहले वैसे तो इसमें मेन पार्ट तो याद करने वाला है, लेकिन जो बीच में जो कंसेप्ट आएंगे हम वो भी समझते चलेंगे। पहला तो होता है इसका सिंथेसिस का डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस मतलब सीधा कोई मेटल है और उसके साथ हम कार्बोनिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं और बाहर से हीट करते हैं, यहाँ पर एसिड डालते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। जैसे निकल है, निकल के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप डाले तो ये बन गया निकल कार्बोनिल 4। वैसे ही टंगस्टन के साथ 6 कार्बोनिल ग्रुप डाले तो बाद से प्रेशर अप्लाई किया तो ये एक कंपाउंड बन गया। इनमें मेन बात आपने क्या याद रखनी है कि जो ये कंपाउंड बन रहे हैं इनमें इनका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनका अचीव होना चाहिए। जैसे निकल का होता है 28 होता है और 4 कार्बोनिल ग्रुप है। एक कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 कितने देंगे, 8 देंगे तो इसका हो गया 36। तो मतलब इसका इफेक्टिव नंबर अचीव होना चाहिए, उतने उसके पास कार्बोनिल ग्रुप आने चाहिए। जैसे निकल के पास पहले 28 था तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसके पास 4 कार्बोनिल ग्रुप आ गए। ऐसे टंगस्टन को 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव करने के लिए, तो इसके पास 6 कार्बोनिल ग्रुप बाहर से आके अटैच हो जाएंगे। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हो बुक में या कहीं पे भी। तो ये इसका है डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड है। दूसरा होता है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड क्या है, पहले कोई भी मेटल का सॉल्ट है जैसे क्रोमियम Cl3 है, इसमें हमने बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, जैसे इसमें AlCl3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसमें बेंजीन जो है सोलवेंट है। और ऐसे ही सब में कोई भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्रोमियम की +3 है क्योंकि 3 क्लोरीन आइटम अटैच हैं तो इसकी क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +3 है। लेकिन जब कार्बोनिल का ग्रुप बन जाएगा, कार्बोनिल का कंपाउंड बन जाएगा, फिर कार्बोनिल पे जो फॉर्मल चार्ज होता है वो 0 होता है, तो जो क्रोमियम पे यहाँ पे चार्ज होगा वो 0 होगा। तो क्या क्रोमियम जो है यहाँ +3 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे एक टाइप का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन जैसे इसमें भी क्रोमियम Cl3 है, एक तो क्रोमियम होगा और हम बाहर से क्योंकि हमने कार्बोनिल कंपाउंड बनाना तो कार्बोनिल का CO कार्बोनिल डालेंगे बाहर से और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे यहाँ पे है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये या तो एल्यूमिनियम हो सकता है या कोई भी हाइड्रो H2 टाइप है H2PD, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, या अमोनिया हो सकता है सोडियम अमोनिया। हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सारे। जैसे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें ये हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है एक टाइप का, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का जो डोनेट करता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो उस मैकेनिज्म से इसका ये रिडक्शन कराता है। तो ऐसे इसमें जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनमें सारों में एक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो पहले जो सोल्ट है उस सोल्ट से हम जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसमें रिडक्शन हो रहा है। इस जो मेटल है जैसे इसमें ओस्मियम में OSO4 में 4 ऑक्सीजन आइटम है तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट इसका +8 है अगर निकालें तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। तो फिर ये रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज होता है तब रिडक्शन होता है, अगर इंक्रीज होता है तो फिर ऑक्सीडेशन होता है। तो तीसरा मेथड है इसमें फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस। इसमें मतलब हम बाहर से बस हीट देंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगा और ये मोस्टली जो हायर कार्बोनिल कंपाउंड है उनको बनाने में यूज होता है। हायर कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिनमें कार्बोनिल का नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे इसमें है Fe2CO9 तो इसमें 9 कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसको हम हायर कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे इसमें 12 है तो एक टाइप से डाइमराइजेशन करता है ना, मतलब 2 FeCO5 थे इनको जोड़ के एक कंपाउंड बना रहा है तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब दो को
जोड़ के एक कंपाउंड ये बना रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम जो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे बुक में कई हैं, तो आप उनको भी ऐसे देख सकते हो, और ऐसे एग्जाम में 3-4 ऐसे लिख के आए तो सही रहता है। ज़्यादा सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इनमें सिंपली जो मेन रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी जगह कोई और कंपाउंड आ जाएगा, जो कार्बोनिल लिगैंड है उसकी जगह कोई और लिगैंड आ जाएगा और दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे अगर फार्मूला मेटल CO6 है, मेटल में इसमें कोई मेटल हो सकता है, और इसमें मेन कंसेप्ट क्या होता है, जैसे अगर हम PPH3 डाल रहे हैं, इसमें PPH3 डाल रहे हैं, अगर हम इसमें जो PPH3 है वो बिल्कुल अमोनिया की तरह होता है, अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक काउंट में देखें, क्योंकि अमोनिया से नीचे आता है फास्फोरस, अमोनिया से नीचे फास्फोरस आता है, तो और इसमें जो हाइड्रोजन की जगह है, मान लो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस और हाइड्रोजन की जगह 3 फिनाइल ग्रुप, तो ये एक टाइप से अमोनिया की तरह ही होता है फिनाइल ग्रुप। तो इसमें मेन बात क्या होती है कि हमें इलेक्ट्रॉन काउंट पता होना चाहिए, जो बस हम कोई भी कंपाउंड डाल रहे हैं, अगर मान लो PPH3 डाल रहे हैं तो PPH3 का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कार्बोनिल भी कितने करता है, कार्बोनिल भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या होगा, ये बस सिंपली एक कार्बोनिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास MoCO5 और PPH3, तो मतलब इसमें क्या हुआ, एक कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे एक -CO लिख देंगे, तो एक कार्बोनिल ग्रुप को की जगह दूसरा आएगा। अगर ऐसे ही कोई एल्कीन है, अगर एल्कीन है ऐसे, तो एल्कीन क्या, एल्कीन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये भी क्या करेगा, तो MCO5 और एक ये जो कंपाउंड है ये आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ का अटैच हो जाएगा। और ऐसे अगर कोई और भी देखना चाहो तो ऐसे अगर बेंजीन रिंग आ गया इसकी जगह पे, बेंजीन रिंग के साथ इसकी रिएक्शन हुई, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तो तीनों में एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 3 6 करेंगे, तो इसकी जगह मतलब तो 6 करेंगे, तो ये 3 कार्बोनिल ग्रुप को इसकी जगह से हटा देगा ना, तो MCO3 और जो बेंजीन रिंग है C6H6, बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और यहाँ पे 3 CO ग्रुप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक CO 2 देता है, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे, इन 6 की जगह हमने बेंजीन लगा दिया। मेन बात, हमने जितने इलेक्ट्रॉन इससे ले, हम जितने कार्बोनिल ग्रुप हम इससे निकाल ले उतने हमें बाहर से देने हैं, है ना। अगर मान लो वो ऐसे है, ये है पिरिडीन होता है, ये होता है पिरिडीन मतलब बेंजीन में एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन होता है। इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसमें भी एक कार्बोनिल ग्रुप की जगह MCO5 और ये पिरिडीन आ जाएगा C6H5N, जिसका को फार्मूला होता है, अगर ऐसे देखिए। और आगे ऐसे आप कितने भी देख सकते हो, जैसे अगर ये है, ये एक कंपाउंड होता है, जैसे इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है ये और ये, तो ये दोनों डबल बॉन्ड मेटल के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो 2 डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 4 की कंपेयर में यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप है जो वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा MCO4 और जो कंपाउंड मान लो इसको X मान लो, तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और ऐसे कितने भी देख सकते हो आप। अगर एल्काइन है, कोई भी एल्काइन ग्रुप, एल्काइन में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं एल्काइन में, और तो दोनों मेटल को डोनेट हो सकते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड
कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये 4 कार्बन मतलब 2 कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे इसकी जगह से हटा देंगे, MCO4 और CCR। तो ये अटैच कैसे होगा, ये तो ऐसे अटैच होगा, इसका ऐसे अटैच होगा, दिखाएंगे। मतलब ये एक जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये मेटल के साथ ऐसे जॉइंट हो जाएगा। तो ये इसके रिएक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमने मेन बात क्या रखना, जो इलेक्ट्रॉन काउंट का ध्यान रखना, जितने हम इलेक्ट्रॉन इससे निकाल ले उतने हमें बाहर से देने होते हैं। ये फिर कितने भी रिएक्शन हो सकते हैं इस टाइप की, बस हमने इलेक्ट्रॉन काउंट को बराबर करके इसको मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट पूरे रखने हैं। अगला होता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अगर देखो कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिलेट, या ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड विद नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल कार्बोनिल। तो इसमें क्या होता है, अगर MCO5 मतलब इस टाइप का कंपाउंड होता है, मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, इस पे मेटल पे एक नेगेटिव चार्ज हो, जो कॉम्प्लेक्स है पूरा उस पे भी एक माइनस चार्ज हो। अगर इसका फॉर्मेशन देखें, जैसे FeCO5 है तो इस ये दे देगा, और इसमें हम OH माइनस डाल लेंगे, OH माइनस कोई भी बेस है यहाँ पे, OH माइनस किसी बेस से डालेंगे तो ये बनाएगा FeCO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CO2। तो ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या मेन किस टाइप मैकेनिज्म इसका ये होता है कि Fe, देखो ये जो OH है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस पे या पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन पे आके अटैक करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे OH जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल में यहाँ पे तीन बॉन्ड होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो फिर ये OH माइनस यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो वैसे इस पे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इस टाइप का चार्ज होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, Fe ये कार्बन, ये CO और एक OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप हैं। देखो जो कार्बोनिल ग्रुप था, जो CO ग्रुप है उस पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है, लेकिन जो ये वाला ग्रुप हो गया, ये CO यहाँ पे OH लगा हुआ है, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 होता है, इस पे -1 होता है इस पे। तो फिर इस पे तो यहाँ पे इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा इस कंपाउंड पे, यहाँ पे ना मतलब इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो CO कार्बोनिल ग्रुप तो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी वजह से एक फॉर्मल चार्ज इसका इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज, लेकिन हमने मतलब मेटल पे एक ऑक्सीजन स्टेट इसका डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया। फिर क्या होगा, फिर ये जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक बार फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पे आएगा। मतलब एक और जो है, मतलब यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इस पे आयरन पे आ रहे हैं। तो आयरन पे एक और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 2 माइनस होते हैं इस पे। तो इस पे बनेंगे फिर FeCO4 पे 2 नेगेटिव और एक जो, तो इसके साथ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये तो बना लेगा CO2।
और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में रह जाएगा। तो इस टाइप से रिएक्शन होगा, मतलब OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और फिर जो ये वाला चार्ज होता है, ये वाला जो लिगेंड बनाना है जो OH के अटैक से, इसकी वजह से इसका एक ऑक्सीजन स्टेट -1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर इसके -1 दिखाने के लिए हम यहाँ पे बार लिख देंगे -1, और तो फिर ये कार्बन ग्रुप ये टूट के बाहर जाएगा, फिर इस पे -2 आ जाएगा। और तो इस टाइप के और भी रिएक्शन हो सकते हैं जिनमें कार्बोनिलेट ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और अगर इसके और एग्जांपल देखें हम तो एक अगला इसका होता है कि इसमें तो सीधा हमने कोई बेस डाला, अगले में क्या होगा, कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, जैसे अमोनिया में कोई भी मेटल है, अमोनिया में कोई भी मेटल है तो एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है होता है, या कोई भी मेटल अमलगम होगा, मेटल अमलगम अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल का अगर मरकरी के साथ कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम उसी मेटल का अमलगम बोल देते हैं। जैसे सोडियम का अगर मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स है तो उसको बोलेंगे हम सोडियम अमलगम। तो इसमें भी ये क्या करता है कि CO2 CO8 है, अगर CO2 CO8 है, और अगर हम इसकी सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो सोडियम है एक टाइप से इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है सोडियम ना, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होती है कि बस सादा खाली से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो इसका हो जाएगा Na2CO4। तो मतलब ये जो डाइमर था इसका ये टूट जाएगा अलग अलग पार्ट में। तो इसी टाइप की रिएक्शन होते रहेंगे। अगर वो रिएक्शन देखें हम, अगर ये है जैसे क्रोमियम CO6 है, और अगर इसकी सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी Na2CO6 बनाएगा। तो ये सारे क्या है, इनमें एक मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, उस पर जो है माइनस चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि जो सोडियम Na2 है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कैटाइन लिखा हो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री आयन। क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो कंपाउंड पे बार पे चार्ज है ना तो उसको बैलेंस कराना इसका काम होता है। जैसे इस पे -2 चार्ज है तो -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने 2 सोडियम लगा दिए, एक सोडियम पे पॉजिटिव होता है तो ये +2 हो गया, इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को एक टाइप से बैलेंस कर देता है। तो ये जो मोस्टली याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें। तो एक ऐसे होता है कि भाई अगर एक है क्रोमियम CO6 है, और अगर इसके साथ CH3 माइनस की रिएक्शन कराते हैं तो मतलब कोई भी एल्काइल या एराइल जो कैटाइन है उसकी अगर रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड इस टाइप का बनता है, क्रोमियम CO5 COCH3 और CH3, ये इस टाइप का कंपाउंड बनता है। तो इस एंटिटी को बोलते हैं हम कार्बीन बोलते हैं हम इनको। इनका बड़ा मतलब अपना कैटालिटिक यूज होता है इस कंपाउंड का। तो इसको अगर स्पेसिफिकली बोलें तो कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से ये होता है फिशर कार्बन, ये होता है फिशर कार्बन। ये भी उसी टाइप से बनता है जैसे हमने पीछे जैसे बना था ना आयरन वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराई थी कि 5 कार्बन इधर हैं और फिर जो क्रोमियम के C डबल बॉन्ड है इसको हम दिखा देंगे। तो उसके बाद बाहर से CH3 जो है अटैक करेगा इस पे, तो ये क्रोमियम C पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3,
ऐसे रहेगा। फिर बाहर से दूसरा CH3 जो दोबारा इस पर अटैक करेगा तो ये बनाएगा OCH3 और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर टूट के आ जाएगा। तो मतलब ये डबल बॉन्ड क्रोमियम और कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो बन जाएगा क्रोमियम और कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे OCH3 और अगर ऐसे ही यहाँ पे CH3। तो ये इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ही एक बार ऐसे N3 के साथ रिएक्शन होती है N3 माइनस, इसको बोलते हैं हम अजाइड आयन, अजाइड आयन। तो इसकी अगर रिएक्शन देखते हैं हम WCO6 के साथ, टंगस्टन 6 के साथ, इसमें भी 5 कार्बोनिल ग्रुप तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। एक कार्बोनिल ग्रुप पे जो N3 माइनस अटैक करेगा तो इस पे इस टाइप का जो है ये बनेगा ये। फिर इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें आप तो ये इस टाइप का होता है। तो मतलब जाइड को देखो तो वो इस टाइप का होता है, इस पे N पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम इसको तोड़ देंगे, इधर इस साइड को इस साइड इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक बार N2 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन पे लोन पेयर बच जाएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर बच जाएगा। तो फिर क्या है, ये इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा WCO और N माइनस नहीं N पे जो लोन पेयर बच जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रीन। अगर देखो कार्बन पे अगर 2 लोन पेयर थे तो उसको बोला था हमने कार्बिन। अगर नाइट्रोजन पे इस टाइप का कंपाउंड बनता है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रीन। फिर इसमें एक मतलब साइकिल रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड पे आ जाएंगे और जो ये वाला बॉन्ड है वो इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ से शुरू करें, जो कार्बन और ऑक्सीजन का है ये बॉन्ड तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है तो इनके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और नाइट्रोजन के साथ जो ये मेटल है ये अटैच हो जाएगा WCO5। तो इस एंटिटी को बोलते हैं हम आइसोसाइनेट बोलते हैं हम इसको। तो ये भी रिएक्शन होती है मतलब कार्बोनिलेट की फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। ये हमने देखा। तो एक रिएक्शन होती है जिसमें तीसरे टाइप की रिएक्शन होती है जिनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें तो हमने कार्बोनिलेट में देखा कि जो का हमारा कंपाउंड बन रहा था उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था बाहर। तो कुछ होते हैं जिनमें, वैसे मेन तो ये होता है कार्बोनिलेट की रिएक्शन ही ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसकी भी कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें जैसे अगर कोई भी, पहले तो इसमें हम कोई भी कम बोलेंगे, जैसे ये मान लो कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें एक CO हम बाहर से डालेंगे और एक मतलब कोई भी लेविस बेस होगा, लेविस एसिड होगा, जिसको ये AlCl3 है, AlCl3 BF3, ये क्या होता है लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड क्यों होते हैं? लेविस एसिड हम उनको बोलते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो लेविस बेस। तो ये AlCl3 और BF3 इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एक कार्बोनिल कोई बाहर से डालेंगे हम, एक लेविस एसिड होगा। तो उसमें रिएक्शन करके ये CrCO6 और पूरे कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा होगा, AlCl4-। तो ये मतलब दोनों मतलब साथ के एक सिंगल कंपाउंड हो गया पूरा। तो इसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो रिएक्शन होती है, जैसे अगला रिएक्शन मेटल बॉन्ड बन जाता है, जिनमें मेटल बॉन्ड में क्या होगा, मतलब जैसे कोई भी है, जैसे टंगस्टन WCO6 है,
मेटल मेटल बॉन्ड। इनमें सिंपली रिएक्टर के खाली जो W2CO10 मतलब ऐसे W2CO10 टाइप मोलिक्यूल बना लेगा। तो मतलब एक पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड था, उस कार्बोनिल कंपाउंड में एक मेटल था, फिर उसके बाद रिएक्शन करके ये ऐसा कंपाउंड बना देगा जिसमें दो मेटल होंगे, और ये इसके मतलब कार्बोनिल का अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये इस टाइप के हमने रिएक्शन देखी। आप ऐसे बुक से देखोगे तो आपको नई रिएक्शन भी मिलेंगे, लेकिन जो मैकेनिज्म होगा या टाइप होगा वो इन्हीं में से एक होगा। जो बेसिक मैकेनिज्म होगा वो इसी टाइप का होगा। आगे हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन मतलब हम एल्कीन पे हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। ये कोई भी एल्कीन कंपाउंड है, इसमें हम बाहर से अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली दो हाइड्रोजन इस पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो इन जो रिएक्शन होती है ये होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के द्वारा। ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट इसमें यूज होता है। जैसे अगर सबसे पहले पढ़ा था हमने एक बार, पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था रोडियम PPH3Cl और रोडियम के साथ इसका जो कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट विल्किंसन कैटलिस्ट। और ऐसे ही अगर देखें तो ये है हाइड्रोजन CO3, और अगर PPH3 और ये रोडियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी एक मतलब ये जो सारे कैटलिस्ट हैं ये हाइड्रोजनेशन में हेल्पफुल, जो हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब सीधा दो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाते हैं। ये एक तो इनकी प्रॉपर्टी होती है होमोजीनियस। ये कैटालिस्ट होते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट होते हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट उसको बोलते हैं जिसमें जो हम रिएक्शन करा रहे हैं और जो हम रिएक्शन अगर मान लो हमारे लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, तो हमारा जो कैटालिस्ट बाहर से डालेंगे हम वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। जब रिएक्शन की और जो हमारा कैटालिस्ट है उसकी फेज दोनों की इक्वल हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। जैसे अगर कोई सॉलिड, अगर मान लो लिक्विड की रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड को डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, तो उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लिक्विड होगा कैटालिस्ट भी तो उसको वो जल्दी रिएक्शन कर देगा। एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, और एक इनकी होती है जो सिन हाइड्रोजनेशन होता है इनमें। सिन हाइड्रोजनेशन सिन हाइड्रोजनेशन का मतलब जो दोनों हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं वो दोनों एक साइड से आके अटैच होंगे। जैसे इसमें जो है दोनों हाइड्रोजन ऐसे ऊपर से आके हमने अटैक कराया है दोनों हाइड्रोजन का। ये नहीं होगा एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है। एक क्या होता है, सिन और एंटी होते हैं। सिन और एंटी, सिन का उल्टा एंटी होता है। लेकिन जैसे एक हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरा हाइड्रोजन नीचे हो जाता तो वो हो जाता है एंटी फॉर्म। अब इन दोनों हाइड्रोजन एक साइड है तो ये होता है सिन फॉर्म। और एक होता है कि जो लेस स्टेरिक हिंड्रेड जो है, लेस स्टेरिक हिंड्रेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ना वो डबल बॉन्ड इसमें वो रिड्यूस होगा। समझ रहे हो? अगर जैसे दो डबल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में तो मतलब जैसे अगर इस पे तो सारों पे हाइड्रोजन है, और अगर इस पे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है, अगर इस पे भी मिथाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो अब इसमें देखो ज्यादा मिथाइल ग्रुप है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। जो लेस स्टेरिक हिंड्रेड जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो इसमें रिड्यूस होगा। जो हाइड्रोजनेशन होता है जो कैटालिस्ट बताए थे उनके थ्रू, उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होगा। और एक इनकी हमने पहले ही बात की थी, ये होती है
बहुत स्पेसिफिक होते हैं जो हाइड्रोजन से OMC से जो कैटालिस्ट फॉर्म होते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे R है, ये डबल बॉन्ड है इसके इनके बीच में, और अगर ये एक एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, अगर इसकी हम हाइड्रोजन सीधा हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ, ये मतलब ये भी एक रिडक्शन का मेथड होता है। लेकिन इसके थ्रू जाते हैं तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये जो ये ग्रुप है इसका भी रिडक्शन कर देता है। जैसे यहाँ पे ROH लगा देता है और RH, तो ये कंपाउंड बन जाता है। लेकिन हमें कई बार ऐसा होता है कि जो डबल बॉन्ड है बस हमें उसी को रिड्यूस करना है, जो हमारा ये ग्रुप है उसको हमें ऐसे का ऐसा रखना है। लेकिन जो इन कैटालिस्ट के थ्रू होगा, जो OMC कैटालिस्ट के थ्रू, उसमें खाली जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होगा, बस खाली डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो इसका कंपाउंड बनेगा ऐसे, जो OR था ये ऐसे का ऐसा रहेगा, बस ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ठीक है, ये हमने कुछ इसके बेनिफिट देखे जो ऑर्गेनोमेटालिस्ट के कैटालिस्ट होते हैं उनके, या इसकी प्रॉपर्टी कह लो। अगर अब हम देखते हैं जो बुक में देखा आपने, ये है हाइड्रोजन कैटालिस्ट PPH3 हो गया। तो इसके ये जो कंपाउंड है, ये इसका हमने मैकेनिज्म देखना है कि किस मैकेनिज्म से ये जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। जैसे पहले इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PPH3 दो PPH3 इसमें, और एक हाइड्रोजन है, और एक इसमें PPH3 और एक ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये होता है कंपाउंड, उसमें लिखना है PPH3 तीन होते हैं इस कंपाउंड में, PPH3 तीन, और एक हाइड्रोजन, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक रबोडियम का मॉलिक्यूल होता है। तो ये होता है सबसे इनिशियल कंपाउंड हमारे पास ये होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखो, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब जो तीन PPH3 हैं, ये 1 2 3, ये तीन PPH3 तो ऐसे प्लेन में है, एक इधर, दो इधर और एक इधर, और एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक कार्बोनिल ग्रुप नीचे है। तो ये ट्राइगोनल तो प्लेन में बन गया, और एक ऊपर एक नीचे, तो एक पिरामिडल की शेप बना लेंगे। अगर इनको जोड़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एक PPH3 मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, इसमें से एक PPH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर बन जाएगा रबोडियम। ये वाली जगह खाली हो गई जहाँ से PPH3 निकला, ये वाला रो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, और दो PPH3 ऐसे। तो मतलब ये वाली जगह जो है वो खाली होगी। फिर हम एक जो हमने एल्कीन ऐड करना था, वो एल्कीन हम बाहर से डाल देंगे। तो ऐसे है, तो फिर ये सीधा इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, मतलब जो रबोडियम यहाँ पे, जो पीछे वाले जो PPH3 है इनको आप ऐसे लगाते रहना। तो फिर सीधा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा रोडियम के साथ, जो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसका रोडियम के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। फिर होगा कार्बिन, जो कार्बिन इंसर्शन। कार्बन इंसर्शन मतलब जो ये कार्बन डबल, यहाँ पे क्या है एक टाइप से ये है ना CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, और ये यहाँ पे R है इसके साथ। तो फिर क्या होगा, जो ये CH2 है ये सीधा मेटल के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से CH2 ये मेटल के साथ जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड खत्म होगा तो यहाँ पे CH2 होना चाहिए, ये CH2 तो मेटल के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे CH बचेगा खाली,
तो इस यहाँ पे CH2 होना चाहिए, लेकिन ना, तो ये इस CH2 को बनाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा रुबिडियम। PPH3 2 है और 2 वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें जो CH2 था इसका, जो ये वाला CH2 था, ये वाला CH2 मेटल के साथ जुड़ गया, ये वाला CH2 मेटल के साथ जुड़ गया, और जो ये वाला कार्बन था, इस वाले कार्बन भी CH था ना, क्योंकि डबल बॉन्ड था, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया, तो इस डबल CH को CH2 बनाने के लिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो गया, तो फिर ये और फिर ये R तो ऐसे का ऐसे है, मतलब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था इसका इंसर्शन हो गया पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये कंपाउंड बन गया CH2 और R, और जो ये है जो PPH3 यहाँ पे रहेंगे, और जो हाइड्रोजन था वो इस वाले बीच वाले के साथ आके अटैच हो गया। और इस पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन मेटल के साथ आके अटैच हो जाए, ये वाला कार्बन, फिर क्या होगा, यहाँ पे CH3 आएगा, उसको CH3 बनाने के लिए ये वाला हाइड्रोजन CH2 पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। फिर ये कंपाउंड बन गया, फिर इसके इस पे होगा हम हाइड्रोजन H2 ऐड करेंगे, जो ये वाला कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड क्या है, इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर, मतलब जो चारों लिगेंड इस पे लगे हुए हैं वो ऐसे प्लेनर की फॉर्म में हो जाएंगे, चारों एक प्लेन में होंगे। फिर हमने ऐड करना हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर रोडियम, जो हाइड्रोजन ऐड होंगे ऐसे इस फॉर्म में होंगे, जैसे हाइड्रोजन ऊपर है और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे और एक CH2R, फिर मान लो जो CO नीचे और फिर PPH3 जो और वाले कंपाउंड और जो लिगेंड है PPH3 CO, इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो हाइड्रोजन आपने बाहर से लेके आए हो वो जो है ऐसे होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए और एक प्लेन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सिस एडिशन कैसे होता है, जो मतलब अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें आप सिस ट्रांसिस फॉर्म में देखते हैं कि अगर दोनों लिगेंड के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है, जैसे इस हाइड्रोजन और PPH3 के बीच में एंगल 180 डिग्री है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन और ये PPH3 ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ऊपर है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे प्लेन में है, तो इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है। तो ये तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको बोलते हैं सिस एडिशन। अगर ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते तो इनके बीच में एंगल होता 180, और तो वो उसको बोलते हैं हम ट्रांस एडिशन। तो इसमें जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है ये होता है सिस एडिशन होता है। फिर क्या होगा, फिर होगा इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, जो ये CH2CH4 है ना, ये टूट के बाहर आ जाएगा और ये अपने साथ एक हाइड्रोजन को लेके आएगा। क्योंकि अगर CH इसको मॉलिक्यूल को अलग बनना है तो इसमें वो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 और R बनेगा, ये बनेगा ना फाइनल कंपाउंड हमारा। तो इसमें यहाँ पे तो CH2 है, तो इसको अपने यहाँ पे CH3 करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये CH2 और ये H ये पूरा कंपाउंड बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा CH2 CH3 CH2 और R, और इसको बोलते हैं हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। एक तो एलिमिनेशन तो हो ही रहा है यहाँ पे दो ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का और हाइड्रोजन का। और रिडक्शन कैसे होगा, क्योंकि जो इन दोनों पे फॉर्मल चार्ज माइनस है हाइड्रोजन पे भी, और जो ये वाला ग्रुप है इस पे भी फॉर्मल चार्ज माइनस है। तो इस फॉर्मल चार्ज इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, तो इसकी वजह से इस पे फॉर्मल चार्ज मान लो +2 है, इन दोनों की वजह से +2 है। तो ये दोनों निकल गए तो ये +2 है इसका जो है
ऑक्सीजन स्टेट अगले स्टेप में +2 से मतलब 2 से कम हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, तो अगले स्टेप में +2 हो जाएगी। तो इसमें एक टाइप से इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। एक तो ये बन गया हमारा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और ये यहाँ से जो फिर बनेगा, जो हमारा जो जो फिर क्या बनेगा, फिर जो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये तो निकल गया हाइड्रोजन CH2 ये निकल गया। और फिर यहाँ पे क्या बच गया, एक तो हाइड्रोजन बच गया, 2 PPH3 और एक CO। यही बना हुआ यहाँ पे PPH3 हाइड्रोजन और CO। ये वाला ग्रुप, ये वाला जो है हमारा जो स्ट्रक्चर 3 वाले बनेगी। और फिर हम इसमें एक PPH3 बाहर से ऐड कर देंगे। PPH3 यहाँ से ऐड करेंगे तो ये वापिस यहाँ पे PPH3 ऐड हो जाएगा। और जो हमारा इनिशियल रिएक्टर जो था कैटालिस्ट था वो बन जाएगा। तो एक तो हमारा जो क्या हो गया, एक तो जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो रिड्यूस होके ये वाला बन गया। ये किससे बना है, ये C डबल बॉन्ड C और R से बना है ये वाला ना। यहाँ पे CH2 था और CH था, तो मतलब ये डबल बॉन्ड खत्म हो गए और यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। तो इसका हाइड्रोजनेशन हो गया इस डबल बॉन्ड का। और फिर ये मैकेनिज्म होता है इसका। मैकेनिज्म में एक और बात होती है, ये पूरा इक्विलिब्रियम में होता है। तो आप जैसे ये इस साइड दिखा रहे हो, तो ऐसे ही इस साइड भी दिखाना होता है। तो ऐसे जैसे ये कंपाउंड बन रहा है, नीचे लेके आए हम, ऐसे ही इस साइड भी दिखाना होता है। तो सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, इसमें आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या था, सिंपली एक बार देख लेते हैं। रोडियम पे 5 कंपाउंड लगे, 5 लिगेंड लगे हुए थे, हाइड्रोजन, कार्बोनिल और 3 PPH3। पहले एक का PPH3 बाहर निकला, तो उस PPH3 की जगह यहाँ पे खाली हो गई। तो ये खाली जगह पे एक जो अल्कीन था उसने रिएक्शन किया। रिएक्शन करके पहले तो उसने सिंपल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जैसे कोई भी अल्कीन बनाता है पहले, फिर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। फिर जो कार्बन का जो एल्कीन इंसर्शन हो गया, इसको बोलते हैं हम एल्कीन इंसर्शन। एल्कीन या कार्बन इंसर्शन बोल देते हैं हम इसको। एल्कीन का इंसर्शन हो गया, मतलब जो एल्कीन बार लगा हुआ था वो पूरा इंसर्ट हो गया मॉलिक्यूल में। तो उसमें क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस मॉलिक्यूल पे जाके अटैच होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बन रहे हैं, जितना कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी है, तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन इस पे जाके अटैच हो गया, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बीच वाला जाके अटैक करे। तो हम इसी से लेके चल रहे हैं कि साइड वाले ने आके इस पे अटैक किया, तो ये स्ट्रक्चर बनी स्क्वायर पिरामिडल। फिर इस पे बाहर से जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया, जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हमने ऐड किया, जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो होगा सिस एडिशन। मतलब उन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो है जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। फिर ये कंपाउंड बना, इसका ये होगा 6 इसमें मॉलिक्यूल 6 लिगेंड हो गए, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना। फिर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, मतलब ये वाला लिगेंड और इसको साथ में लेके निकल गया, तो इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये वाला कंपाउंड दोबारा बन के तैयार हो गया। फिर उसमें हमने एक PPH3 डाला, तो ये जो हमारा इनिशियल लिगेंड था यही आगे दोबारा बन गया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। मेन तो हाइड्रोजनेशन के लिए यही होता है, लेकिन कुछ कई एक आध एग्जांपल ऐसा भी होता है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये जो है ये भी हाइड्रोजनेशन के लिए काम आते हैं। एक इनका वैसे इतना हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन अगर देखें इनका एग्जांपल ऐसे होता है कि Cp2 ल्यूटीशियम हाइड्रोजन। तो ये वाला जो इस फॉर्म में जो इनके लेंथेनाइड के जो होते हैं ल्यूटीशियम, तो Cp2 मतलब Cp इसको बोलते हैं ना साइक्लोपेंटाडाइनाइड को Cp बोलते हैं। तो ये वाले जो लिगेंड होते हैं ये होते हैं, फिर ये टूट के एक कंपाउंड बना लेता है Cp ल्यूटीशियम हाइड्राइड। हाँ,
तो ये पहले तो डाइमर की फॉर्म में है और फिर ये है, और फिर ये भी, इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है, और बाहर से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाला जाता है और ये कैटालिस्ट डाला जाता है, और फिर ये भी एक डबल बॉन्ड को ऐसे सिंगल, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देता है। हाँ, तो इसका भी सिंपल अगर वो देखें तो इसका फंक्शन, तो जो मैकेनिज्म होता है इसका बड़ा सिंपल होता है। जैसे मेटल और हाइड्रोजन है तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे पहले एक मेटल ऐड हो जाएगा और एक पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में बना लेंगे। तो मेटल है इसके साथ और इसके साथ हाइड्रोजन है, और फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और अटैक करेगा इनके साथ। तो ये फॉर्म में ये बन गया मेटल और हाइड्रोजन जो है एक एक कार्बन पे लगे हुए हैं, फिर एक इसके साथ H2 का मॉलिक्यूल ऐसे इनके साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है और इस पे मेटल जुड़ा हुआ है और इस पे जो एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएगा, मतलब पार्सली इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिनमें जो H मॉलिक्यूल है मेटल के साथ भी जुड़ा हुआ और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। फिर आखिर में क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट टूटेगी, तो जो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा और फिर ये वाला बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो फिर मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, और जो कार्बन यहाँ पे तो थे, यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही, और फिर इधर एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, 2 ग्रुप पहले से लगे हुए थे, तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो गए। तो इसका तो कुछ वैसे स्पेसिफिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाला बस आपको याद होना चाहिए। मेन हमारा पिछले वाला था इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे।